हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल मिस्ट्री सिंप्लीफाइड। इस चैनल में आज से हम लोग कंपनी लॉ की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। हम पूरा लेमन लैंग्वेज में स्क्रैच से समझेंगे कंपनीज एक्ट 2013। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड कंपनी लॉ? एवरी बिग बिजनेस लाइक टाटा, रिलायंस एंड फॉइस exist because of company law. Without this law, these companies legally don't exist. Company law governs the life, birth, and death of a company. Company law regulates the day-to-day life of a company. Company cannot end without the compliance of the provisions of the winding up under the company law. Before starting the Companies Act and going through the sections, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी। एक बिजनेस लीगल पर्सन कैसे बनता है? आप अपने आसपास जितनी भी बड़ी कंपनीज देखते हो, टाटा हो गया, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं और बहुत कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये लीगल क्रिएशंस है। ये कंपनी सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि कंपनी लॉ उन्हें एग्जिस्ट करने की परमिशन देता है। बर्थ ऑफ द कंपनी अगर हम देखें तो एक कंपनी के लिए चाहिए इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन अंडर लॉ। अगर कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेस हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो लीगली कंपनी है ही नहीं। और अगर हम लाइफ ऑफ अ कंपनी देखेंगे तो जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है उसके बाद कंपनी लॉ कंट्रोल करता है उसकी सारी लीगल हिस्ट्री, सारी लीगल एस्पेक्ट्स कंपनी लॉ के थ्रू ही गवर्न होते हैं। कंपनी लॉ बताता है कंपनी के मैनेजमेंट कैसे होंगे, डिसीजंस कौन लेगा, जैसे डायरेक्टर्स लेते हैं। कंपनी लॉ के ओनर्स कौन होंगे, शेयर होल्डर्स कितने होंगे, एक्सेट्रा। तो मतलब कंपनी के सारे डे टू डे लीगल फंक्शनिंग्स कंपनी लॉ के थ्रू ही होता है। और अगर हम डेथ ऑफ द कंपनी की बात करें, जैसे कोई पर्सन डेथ सर्टिफिकेट के बिना लीगली डिक्लेयर नहीं माना जाता कि उसकी डेथ हो चुकी है, डेथ डिक्लेयर नहीं हो सकता, वैसे ही कंपनी भी ऑटोमेटिकली एंड नहीं हो सकती। कंपनी को लीगल क्लोजर करने के लिए वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं और ये सारे प्रोसेस सिर्फ कंपनी लॉ के थ्रू ही होते हैं। कंपनी लॉ के बिना कंपनी स्टैब्लिश नहीं हो सकती, लीगली काम नहीं कर सकती और लीगली एंड भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कंपनी लॉ गवर्न्स द बर्थ, लाइफ एंड डेथ ऑफ द कंपनी। अब हम आगे देखते हैं वाई कंपनी लॉ इज इंपॉर्टेंट। मतलब वाई डू वी हैव टू स्टडी कंपनी लॉ, वाई इज इट नेसेसरी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस लॉ। Company law helps students understand how business and companies are legally formed, managed and regulated. Company law students को बताता है बिजनेस और कंपनीज लॉ के अंडर कैसे काम करती हैं। लीगल पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट। It explains the concept of a company as a separate legal entity different from its owners, shareholders. कंपनी लॉ बताता है कि कंपनी एक अलग लीगल पर्सन होती है जो अपने शेयर होल्डर्स से अलग होती है। ठीक है, ये पॉइंट मैं जस्टिफाई कर देती हूँ ब्रीफ में, आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पर अभी मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ इसका जस्टिफिकेशन। तो लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो सेल्मन वर्सेस सेल्मन एंड कंपनी लिमिटेड के केस में आया था, जो कि एक लैंडमार्क केस है। तो इसमें कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है, चाहे पूरी कंपनी एक ही आदमी क्यों ना कंट्रोल कर रहा हो। तो इस केस में बेसिकली हुआ ये था, मिस्टर सेल्मन ने अपनी कंपनी बनाई थी। ठीक है, ज्यादा शेयर्स उनके ही पास थे और बाकी सबके पास मिनिमम शेयर्स थे। तो कंपनी को लॉस हो गया तो क्रेडिटर्स ने ये बोला कि सेल्मन ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इनके पास ज्यादा शेयर्स है। तो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, कंपनी अलग है, कंपनी एक लीगल पर्सन है और शेयर होल्डर्स और कंपनी सेम नहीं है। इससे ये प्रूव हो गया कि कंपनी इंडिपेंडेंट पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। इसके बाद अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 पे जाते हैं तो उसमें भी है, उसके पास एक अपना इंडिविजुअल नेम होता है, कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है। एक्ट खुद मानता है कि कंपनी एक लीगल पर्सन है। और अगर हम प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन देखें तो उसके हिसाब से भी कंपनी प्रॉपर्टी ओन करती है। कंपनी की प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स की नहीं होती है। शेयर होल्डर कंपनी के घर या ऑफिस की प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते।
जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो टाटा सन्स की जो प्रॉपर्टी है, रतन टाटा जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट में उसे यूज नहीं कर सकते। कंपनी सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट करती है अगर, तो कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है अपने बिहाफ पे, शेयर होल्डर्स पर्सनली पार्टी नहीं होते उस कॉन्ट्रैक्ट के। जैसे एग्जाम्पल है रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो मुकेश अंबानी जी पर्सनली बाउंड नहीं है, रिलायंस कंपनी बाउंड है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी खुद अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, लीगल पर्सनैलिटी है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स मेंबर्स, शेयर होल्डर्स एटसेट्रा। इसके बाद थर्ड यूज देखते हैं हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। स्टूडेंट्स लर्न हाउ कंपनीज आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड थ्रू द डायरेक्टर्स मीटिंग्स एंड रूल्स। इसमें स्टूडेंट सीखते हैं कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होता है, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है, प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होती है। फोर्थ अगर हम देखते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज, तो कंपनी लॉ आपको बताता है कि शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, इन सब के राइट्स और ड्यूटीज क्या होते हैं, ये सारे असरटेन होते हैं कंपनी लॉ में। कंप्लायंस एंड रेगुलेशन देखें, स्टूडेंट्स को समझाया जाता है इसमें कि कंपनी को गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, फाइलिंग्स हो गई, ऑडिट्स हो गई, वो सब मानना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इट एंश्योर्स प्रोटेक्शन of the shareholders and investors from fraud and mismanagement। तो कंपनी लॉ का मेन एम है इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को चीटिंग और फ्रॉड से प्रोटेक्ट करना। इसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल लीगल नॉलेज के एस्पेक्ट में देखें तो इट्स यूजफुल फॉर ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक MOA, AOA, रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स। इस सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स को MOA, AOA, रेजोल्यूशंस वगैरह के बारे में भी नॉलेज मिलती है। तो इस सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स को MOA, AOA, रेजोल्यूशंस के बारे में नॉलेज मिलती है, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, प्रैक्टिकली उसको कैसे करना होता है, उन सब चीज़ों की आपको नॉलेज मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कॉर्पोरेट लिटिगेशन में, तो इट हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट, वाइंडिंग अप एटसेट्रा। तो स्टूडेंट सीखते हैं कि कंपनी डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होते हैं। ऑपरेशन हो गया, मतलब कोई भी सीनियर अथॉरिटी में है, कोई भी जूनियर अथॉरिटी में है, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, उसको ऑप्रेस तो नहीं किया जा रहा है। मिसमैनेजमेंट, कंपनी फर्मली मैनेज हो रही है या नहीं। वाइंडिंग अप वगैरह के जो प्रोविजंस होते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, कॉर्पोरेट लिटिगेशन के सारे प्रोविजंस सीखते हैं कंपनी लॉ से। इसके अलावा अगर हम कैरियर रेलेवेंस देखें तो कंपनी लॉ कॉर्पोरेट जजेस, CS और लीगल एडवाइजर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो कंपनीज इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इकोनॉमी को रेगुलेट और प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी लॉज के थ्रू होती हैं, इसीलिए हमें ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ कंपनी लॉ। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कंपनी का लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल। कंपनी लॉ इज द ब्रांच ऑफ लॉ दैट गवर्न्स द फॉर्मेशन, registration, management, functioning, regulation and winding up of companies in India. Company law is primarily governed by Companies Act 2013, which replaced the Companies Act 1956. Company law lays down the legal rules that determine how a company is formed, how it raises money, how it is managed, what rights and duties directors, shareholders and stakeholders have, how companies are regulated, investigated, merged or wound up. Thus, company law ensures that companies function lawfully, transparently and responsibly. तो कंपनी लॉ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कंपनीज का मैनेजमेंट, कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जाती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी आती है। तो जो कंपनीज का पूरा लाइफ साइकिल होता है वो कंपनी लॉ ही मैनेज करता है।
तो फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स। तो अगर हम फॉर्मेशन देख लें तो इस स्टेज में डिसाइड होता है कंपनी का टाइप क्या होगा, प्रमोटर्स कौन कौन होंगे, एमओए एओए ड्राफ्ट कैसे होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा। एग्जाम्पल सपोज मैं हूँ, मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वी हैव डिसाइडेड कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी है। अब प्लानिंग, नेम डिसाइड करना, एमओए एओए बनाना, ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन में आ जाएंगी। अब रजिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के सामने कंपनी को ऑफिशियली रजिस्टर करने के लिए हमें कंपनी लॉ का नीड होगा। फॉर एग्जांपल आरओसी के पास रजिस्टर होता है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, कंपनी को लीगल आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं एमओए और एओए क्या होता है, तो एमओए इसमें लिखा होता है कंपनी क्यों बन रही है, कंपनी का काम क्या होगा, है ना, कंपनी कितना काम कर सकती है, उसकी एक्सटेंट कहाँ तक है, ठीक है। एओए क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो कंपनी के घर के रूल्स, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे, कंपनी के शेयर्स कैसे इशू होंगे, ठीक है, ट्रांसफर कैसे होंगे, डायरेक्टर्स कैसे काम करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं। एमओए कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है, वेयर एज एओए रूल्स हैं जिसके थ्रू कंपनी चलेगी, जिसको सबको कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें सबमिट करी जाती हैं आरओसी के पास, तब आपकी कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद होता है इनकॉर्पोरेशन। तो मैनेजमेंट, फंक्शनिंग, रेगुलेशन, वाइंडिंग अप, ये सारी चीजें। इंडिया में कंपनीज लॉ का मेजर एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले बहुत सारे कंपनी लॉ के एक्ट्स आए, पर कंपनीज एक्ट 2013 ने उन सारे एक्ट्स को रिप्लेस करा, मेजरली कंपनीज एक्ट 1956 को। अब आगे इसका एवोल्यूशन, हायरार्की, पहले कौन से एक्ट्स आए, फिर कौन से एक्ट्स इवॉल्व हुए, अल्टीमेटली कंपनीज एक्ट 2013 कैसे आया, ये सारी चीज़ें कल की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। Till then, if you found this video useful, please like, subscribe and share, and do hit the bell icon to get updated from all the recent updates of this channel. Thank you.